हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी। अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्रद्धेय नानाजी की 109वीं जयंती के अवसर पर ये एक हम लोगों का अधिष्ठान हम लोगों ने लिया था, तो उस कड़ी की ये 5वीं श्रृंखला SDG 6 और SDG 8 के ऊपर हम लोगों ने 2 दिन में डिस्कशन किया। और एक कंक्लूडिंग सेशन है और इसमें जो आउटकम आए और जो प्रोसीडिंग्स हुई वो आपके सामने रखी जाएंगी। हमारे सम्माननीय अतिथि जो यहाँ पे हैं उनको भी सुनने का मौका मिलेगा, और कन्वीनर और दीनदयाल शोध संस्थान के जो ट्रेजरर हैं वसंत पंडित जी, वो 2030 और उससे आगे की जो DRI की सोच है, किस तरह से SDGs को आगे ले जाना है उसके विषय में, और 2 दिन में जो आउटकम डॉक्यूमेंट आया है वो आपके सम्मुख रखेंगे। अधिकांश लोगों का हम लोगों को मार्गदर्शन और उनका जो थॉट्स हैं वो 6 सत्रों में मिले भी हैं। तो जो 2 दिन में SDG 6 और SDG 8 और सबसे पहले कल एक इनॉर्गेशन सेशन हुआ था, तो उन सब की प्रोसीडिंग सबसे पहले रखी जाएंगी। सबसे मैं आग्रह करूंगा राजेंद्र सिंह नेगी जी से कि वो आएँ और इनॉर्गेशन सेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप सबके बीच में प्रस्तुत करें। सतत विकास के लक्ष्य SDG 6 और SDG 8 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका थीम सर्वोदय से अभ्युदय अर्थात सभी के उत्थान से सभी के उत्कृष्ट तक का शुभारंभ कल 11 बजे इस सभागार में उत्तर प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद जी, माननीय सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन नागर जी, विधायक चित्रकूट माननीय सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, विधायक पन्ना मध्य प्रदेश माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, अपने दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव माननीय निखिल मुंडले जी, मणिपाल और इंडो पैसिफिक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर शेषाद्रीचारी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री सेठपाल सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉक्टर AK सिंह जी, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु, और साथ में फ्रांसिस सुश्री वेंडिक्टे डेला ब्रियरे प्रमुख अर्थशास्त्री और सामाजिक संरक्षण और विश्व बैंक की गरिमामयी अतिथियों में इसका शुभारंभ हुआ। सबसे प्रथम सत्र में अपने सम्मेलन के संयोजक एवं दीनदयाल शोध संस्थान के माननीय कोषाध्यक्ष महोदय जी ने सम्मेलन की रूपरेखा एवं प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत में हुई प्रगति एवं चुनौतियों पर हम सबका ध्यान आकर्षित किया। इस सम्मेलन में देश भर में लगभग 17 प्रमुख संसाधनों के विद्वान वक्ताओं एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति SDG 6 एवं SDG 8 पर विचार विमर्श के लिए उपस्थित रहे। सर्वप्रथम जो है मणिपाल और इंडो पैसिफिक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर शेषाद्रीचार्य जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन के मूल्यों को ध्यान में रखकर परम वैभव को प्राप्त करना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानववाद के दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और समाजष्टि का सर्वांगीण विकास करना एकात्म मानव दर्शन का ध्येय है। सतत विकास के लक्ष्य भी इसी पर आधारित हैं, जिस पर विस्तृत चर्चा हम सभी इन 2 दिनों में करने वाले हैं। वहीं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहन नागर जी ने कहा कि आज हमें जल के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति जल के प्रति संवेदनशील नहीं है वह किसी के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता। माननीय सांसद गणेश सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा
कि संयुक्त राष्ट्र ने जो सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, नानाजी के मार्गदर्शन में दीनदयाल शोध संस्थान ने 90 के दशक से ही उन बिंदुओं पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 2014 के बाद सतत विकास के लक्ष्यों पर देश में जिस गति से काम हुआ है उसका परिणाम अब दिखने को लगे हैं। जल शक्ति मंत्री माननीय रामकेश निषाद जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, दीनदयाल शोध संस्थान ने अपने स्थापना वर्ष से ही उन बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया था। कल तक जो ड्राई जोन था वो अब ग्रीन जोन में बदल रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सकारात्मक प्रयासों से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। सत्र के अंत में संस्थान के माननीय प्रधान सचिव जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं और चुनौतियों के समाधान में 2 दिन में यह विचार विमर्श कारगर साबित होगा। इसी के साथ में प्रथम जो अपना ये उद्घाटन सत्र की समाप्ति हुई। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र नेगी जी। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संजय पासवान जी को मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री राज्य मंत्री रहे भारत सरकार में, बहुत विस्तृत अध्ययन विद्वान हैं। आग्रह करूंगा दयाराम यादव स्वावलंबन के बिल्हौरा वो आएँ और माननीय डॉक्टर संजय पासवान जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तो ये जो 2 दिन हम लोगों ने SDG 6 और SDG 8 वाटर और सैनिटेशन 6 और डिसेंट वर्क कंडीशन उनके विषय में चर्चा की थी। इनॉग्रल सेशन में जो दिशा दी गई उसके विषय में अभी डॉक्टर नेगी जी ने बताया। 2 सत्रों में राम मनोहर लोहिया सभागार में इन पर डेलिब्रेशन हुए। एक सेशन ऐसा था जिसमें पैनल डिस्कशन भी हुआ। SDG 6 का वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, इस विषय पे जो डेलिब्रेशंस हुए उसके प्रतिवेदन के लिए श्री अखिलेश जागरे जी से आग्रह है कि वो आएँ। अखिलेश जागरे जी, प्रोसीडिंग सर। सभी को मेरा सादर नमस्कार। SDG गोल जो कि हमने 2 दिवसीय संगोष्ठी में जो आयोजित हुआ, इसके तहत जल और स्वच्छता, इसके ऊपर जो कार्यशाला जो संगोष्ठी के माध्यम से हम 2 दिन से मंथन कर रहे थे, उसमें जो हमारे विशेषज्ञ महोदय के जो विचार और जो विमर्श जो था, जिनका निचोड़ निकल के आया है, जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल हमारा जो सेशन है 2:30 से 4 बजे तक प्रथम सत्र चला था, जिसमें कुल 3 लेक्चर हुए थे, जिसमें हमारे प्रथम जो स्पीकर थे श्री प्रवीण कुमार गुरु CGM जल निगम मध्य प्रदेश से थे। दूसरे हमारे स्पीकर थे श्री श्याम नारायण देव। तीसरे हमारे स्पीकर थे श्री गुंजन मिश्रा जी दिल्ली जल निगम से थे, जिन्होंने उपलब्ध जल और स्वच्छता को कितने अच्छे तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, समाज में उस स्वच्छता और स्वच्छ जल का क्या महत्व है, इन पर विस्तार से इन्होंने चर्चा की थी। दूसरा सत्र हमारा शुरू हुआ था 4:30 से 6 बजे तक हमारा दूसरा सत्र शुरू हुआ था, जिसमें हमारे प्रमुख स्पीकर महोदय थे फैयाज खुदसार, जो कि प्रोफेसर है बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रोग्राम CEMDE यूनिवर्सिटी दिल्ली से। सेकंड थे इसी सत्र में डॉक्टर राजेंद्र सिंह नेगी जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख है कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट। और तीसरे हमारे स्पीकर महोदय थे श्री अरविंद कुमार जी, जो ACS है डिजास्टर मैनेजमेंट तेलंगाना के।
इन्होंने अपने पूरे सत्र में जो वाटर रिसोर्सेस है इसका हम कैसे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, वर्षा जल का कैसे संचयन कर सकते हैं और कैसे हमारा जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। और निश्चित तौर पर मार्गदर्शन भी दिया कि कैसे वाटर रिसोर्सेस का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसी के बीच हमारा जो अगला सत्र जो द्वितीय दिवस शुरू हुआ था, जिसमें हमारा सत्र शुरू हुआ था सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक एक सत्र था, जिसमें हमारा सबसे पहला जो सत्र था जिसके स्पीकर महोदय थे श्री अजीत फडणवीस जी, जो फाउंडर डायरेक्टर है परी मुँह के। साथ में इसी बीच हमारा जो लेक्चर हुआ था जिसके स्पीकर महोदय थे राम प्रताप सिंह जी, एंड अगेन जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर महोदय थे श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी, जो कि मेयर है इंदौर मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपने लेक्चर में, अपने उद्बोधन में बताया कि कैसे हम नदियाँ या नालों का जो वेस्ट पानी है या नदियों का कैसे हम जो उद्गम स्थान है उसको कैसे स्वच्छ रख के कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कैसे नदियों की साफ़ सफाई करके छोटे छोटे जो नाले हैं उनकी सफाई करके कैसे उसको एक उपयोगी तौर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस तरीके से हमारे 3 सत्र जो कि 11:30 पर 11 बजे ख़त्म हुआ था और फिर 11:30 से 1 बजे तक जो हमारे एक्सपर्ट महोदय थे इनका पैनल डिस्कशन हुआ था, जो डिस्कशन का ब्रीफिंग अभी आदरणीय भैया शायद अपने लेक्चर में उसको पूरा कंक्लूड कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर जागरे जी। SDG 8 डिसेंट वर्क कंडीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ऊपर भी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर मनोज त्रिपाठी जी। SDG 8 जो कि अपना डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि के लिए जाना जाता है। इस विषय पर 2 दिवस डिस्कशन हुआ और जो कि 3 तकनीकी सत्र में पूरा हुआ है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, अगर हम उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि को देखें, कि सभी के लिए सतत समावेशी संधारणीय आर्थिक विकास और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना है। ये मुख्य टॉपिक था। इस बार जो पहला तकनीकी सत्र हुआ जिसमें 4 लेक्चर 4 विषय विशेषज्ञों के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से प्रथम डॉक्टर संजय पासवान जी जो कि पटना यूनिवर्सिटी एंड MLC बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं। आपने उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलता, अवसर और एजेंसियों की स्थापना विषय पर जोर दिया। इसी के साथ डॉक्टर संजय कुमार जी, आप प्रोफेसर OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हैं। आपने बताया कि उद्यमिता के लिए नवाचार का उपयोग हमें करना चाहिए। आर्थिक विविधीकरण में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका महत्वपूर्ण है, अतः उसे हमें अपनाने की आवश्यकता है। तीसरे स्पीकर के रूप में डॉक्टर शेषाद्री जी थे। आप चेयरमैन हैं चाइना स्टडी सेंटर मणिपाल एंड सेंटर फॉर इंडो स्पेसिफिक स्टडीज के। आपने समावेशी विकास किस प्रकार से हो सकता है इसके लिए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए और आपने बताया कि आर्थिक विस्तार से समाज के सभी वर्गों को लाभ सुनिश्चित करना ये आज की महती आवश्यकता है। चौथे स्पीकर के रूप में मिसेस बेनेडिक्ट लेब्रे थी। आप लीड इकोनॉमिस्ट हैं सोशल प्रोटेक्शन एंड लेबर वर्क बैंक के। आपने बताया कि औपचारिक और अनौपचारिक विभाजन को कम करना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनौपचारिक रोजगार को कम करना और अच्छे कार्य को बढ़ावा देने के लिए हमें रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। जो तकनीकी सत्र द्वितीय है उसका शुभारंभ हुआ, उसमें 3 लेक्चर हुए, जिसमें सर्वप्रथम श्री सुनील मिश्रा जी, आप चीफ एडवाइजर CIE फाउंडेशन के हैं। आपने संसाधन दक्षता और समावेशी रोजगार पर बल दिया। आपने बताया कि समान अवसर और युवा सहभागिताओं को बढ़ावा देना चाहिए। द्वितीय स्पीकर मिसेस अंजलि चौहान जी थी। आप चीफ प्रोग्राम ऑफिसर नेशनल जेंडर एंड चाइल्ड सेंटर से हैं। आपने बताया कि कार्यस्थल समानता और समावेशन
विविध और लचीले क्रम के माध्यम से उसको सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। अपने तृतीय स्पीकर के रूप में श्री कुलदीप शर्मा जी थे। आप को फाउंडर एंड प्रो चांसलर मांडवी स्किल यूनिवर्सिटी से हैं। आपने बताया कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार में पुनः शामिल करने की रणनीतियों हमको बनानी होंगी। तकनीकी सत्र तृतीय जो कि आज सुबह है 9:30 बजे से प्रारंभ हुआ था, इसमें सर्वप्रथम श्री प्रियंक कानूनगो, आप माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हैं। आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे, समावेशी विकास और सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमें श्रम का अधिकार देना होगा। द्वितीय स्पीकर डॉक्टर संजनी सिंह थी। आप टेक्निकल एडवाइजर हैं जीरो पॉवर्टी अभियान गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की। आपने बताया कि महिलाओं और अशिक्षित श्रमिकों के लिए श्रम अधिकारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। तीसरे स्पीकर श्री कौशल सिंह भदौरिया जी रहे। आप प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आपने बताया कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सामाजिक आर्थिक वातावरण के सतत विकास में महत्वपूर्ण एक भूमिका हो सकती है। इन विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां सबके समक्ष रखी गई। इसके साथ ही एक अपना पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा की गई। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। क्रम को बढ़ाते हुए, ये 5 साल पहले जब हम लोगों ने इसको शुरू किया, कोरोना का काल चल रहा था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाने जाते थे और यूएन ने अपने उनको तय किया था कि 2000 तक हम उनको पाने का एक लक्ष्य रखा था। उसमें उनकी प्रगति नहीं, तो उसको फिर दोबारा से उन्होंने रिविजिट किया और SDGs नाम दिया। 2030 तक के सारे टारगेट्स हैं, जो 17 टारगेट दिए गए, 17 गोल्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए टारगेट्स हैं, तो उस पर काम चल रहा है और आज हम लोग 2025 में हैं। लगता नहीं कि जो टारगेट रखे गए हैं वो पूरे होंगे। निश्चित रूप से बहुत प्रगति हुई है। रोजगार की दृष्टि से देखा जाए, देश और दुनिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। कोरोना बीच में आया, 2008 की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था वो देखा। आज भी हम दुनिया के हर कोने में लड़ाइयाँ देख रहे हैं। सरकारों का जो धन खर्च हो रहा है वो लड़ाइयों पर या लड़ाइयों से बचने में या आतंकवाद इनके ऊपर खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर पे खर्चा कम हो रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं वो ग्लोबल एक फेनोमेना है कि हम लोग डेवलपमेंट की बजाय बाकी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। तो SDG 2030 के बियॉन्ड क्या होगा और DRI का, उसके बारे में दीनदयाल शोध संस्थान का उसमें क्या विजन है, तो इस कार्यक्रम और इस पूरे इनिशिएटिव के संयोजक दीनदयाल शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री वसंत पंडित जी से आग्रह है कि उस पर एक आप लोगों के बीच में अपना विचार रखें। ये हम लोग अभी 2025 में है। जो लोगों साथ में रहने, एज ए सिविलाइजेशन जो कहते हैं, गांव बनाया और शहर बनाया, ये हुआ कम से कम 10,000 साल हो गया। 10,000 साल के बाद हम लोग अभी भी बात करते हैं कि गरीबी हटाओ, शिक्षा बढ़ाओ, स्वास्थ्य करो। तो इसकी मतलब है कहाँ न कहाँ हम लोग कोई गलत रास्ता पकड़ा कि 10,000 साल के बाद भी हम लोग अपना जो बाकी जो समाज है उसको गरीबी से नहीं हटा सकते हैं, उसको एक घर नहीं दे सकते हैं। इसको ठीक करो, उसको घर नहीं दे सकते हैं, उसका स्वास्थ्य नहीं रख सकते हैं। तो ये मॉडल कहाँ ना कहाँ ठीक नहीं है। दीनदयाल जी ने कहा था कि हम लोग एक सोसाइटी बनाना है दैट फुलफिल्स ऑल आवर बेसिक नीड्स। मतलब जो हम लोग का ज़रूरी है जीने के लिए वो फुलफिल करना है, वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें। जो SDG गोल्स है
वो 2030 में कंप्लीट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 25% भी, कोई भी देश, भारत छोड़ दो, कोई भी देश ये यहाँ तक आ जाएंगे। तो संस्थान में हम लोग थोड़ा 2-3 साल से विचार कर रहे हैं कि हम लोग इससे करें क्या। तो 2030 सबसे ठीक है, परंतु 2030 के आगे क्या क्या करना है। तो जो जिस तरीका से दुनिया चल रहा है और हम लोग, भारत दुनिया का पार्ट है और जैसा सब देशों चलता है, हम लोग को भी उसी रास्ता पर चलना का ज़रूरत होता है। तो जिस रास्ता पर चलते हैं, जो मेजरमेंट होता है कि क्या हम लोग का समाज और अपना सोसाइटी और अपना देश कहाँ पहुँचा है, वो एक शब्द है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मतलब हम लोग कितना बनाते हैं, कितना कमाते हैं, इसकी पूरा देश की हम लोग एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज करते हैं और हम एक फिगर को निकालते हैं कि हम लोग का जीडीपी इतना बना। और सब देश का मुद्दा होता है कि वो जो जीडीपी है उसको बढ़ाते रहना। तो हम लोग प्रधानमंत्री से नीचे की हम लोग बहुत खुश है कि अपना ग्रोथ रेट सबसे आगे है। ये साल भी हम लोग 6.7% का ग्रोथ जीडीपी में देखना है, ये सब ठीक है। परंतु कभी हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, जो सतत विकास है। सतत विकास की मतलब है कि हम लोग कितना ज़रूरत है उतना ही ले लो। अच्छा, तो कभी हम कहते हैं कि हम जीडीपी के कितना भी बना सकते हैं, ज़्यादा बनाओ, तो ये इधर है और ये इधर है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। हम लोग सकत नहीं हो सकते कभी हम जीडीपी की मेजरमेंट करते हैं। तो दीनदयाल जी और नानाजी जो मॉडल यहाँ बनाया है, उसमें हम लोग, दीनदयाल जी का कहना था कि हम लोग उतना ही ले लो कितना हम लोग का ज़रूरत है। अच्छा, वो एक एग्जाम्पल दिया था वो एक मानव दर्शन में कि कोई फैक्ट्री का मालिक होता है, वो फैक्ट्री का मालिक एक फंड रखता है। अच्छा, वो फंड है, कोई मशीन खरीद हो गया, कुछ मेंटेनेंस करना, मशीन तो बंद हो जाएंगे, तो उसको ठीक रखना, फैक्ट्री का वो दीवार गिर रहा है उसको ठीक करना, एक मेंटेनेंस फंड होता है। हम लोग को नेचर है, जो जंगल है, ज़मीन है, उसका कोई हम लोग मेंटेनेंस करते नहीं है, उसे केवल निकालते, कब तक निकालेंगे। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या करना है इसमें। तो संस्थान की सोच है और हम लोग बहुत सारे लोग से चर्चा किया है। मध्य प्रदेश में एक राजा आनंद संस्थान है, अच्छा, भूटान में बनाया था और अपना देश में केवल मध्य प्रदेश ने पहला बनाया था। और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है, जो सोनीपत में है, उन लोग ने एक डिपार्टमेंट बनाया है स्पिरिचुअलिटी इन पब्लिक पॉलिसी कि जो अमिताभ स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बोलेंगे, अध्यात्मा वो रिलीजन नहीं होता है, अध्यात्मा स्पिरिचुअलिटी होता है। अभी जो ये क्लाइमेट है, ये इसमें हम पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा कमाया, हम सोचा कि हम दिखाएंगे सबको हम पैसा कमा रहे हैं, तो हम एक दूसरा दिन एक नया कुर्ता खरीद के दिखाएंगे कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम नया कुर्ता पहनेंगे। हमका जरूरत नहीं है, हम 6 महीना में एक खरीदेंगे, काम चलेंगे, परंतु हम दिखाना है तो हम हर 2-3 दिन में, हफ्ता भर में एक कुर्ता खरीदेंगे। तो इसको हम, उसकी जो बिहेवियर पैटर्न है, मतलब ये उसका मन में आ गया कि हम हर हफ्ता हर महीना एक नया चीज़ खरीदो, उसको हम कैसा बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो इतना अपना गांव में नहीं होता है तो शहर में ज़रूर होता है, जो हम लोग का कचरा है 50% वो कचरा खाना का कचरा है, मतलब खाना का चीज़ हम लोग फेंक देते हैं 50%। अच्छा, ये वो हम लोग पूरा समाज की जो एवरेज ले लेंगे तो 50% होता है। वो 50% को हम 5% कैसा बनाओ। अच्छा, ये करने के लिए हम बच्चों से और समाज के बीच में कुछ चीज़ों करो। एक अपना पुरुष, महात्मा के पुरुष अपना लोग का उसकी भाषण उसको सुना दो, उसको मेडिटेशन सिखा दो,
उसको कुछ योग सिखा दो और उसको उसकी जो बिहेवियर पैटर्न कैसा बदली कर सकता है, हो सकता है उसकी कुछ अफेक्ट होगा क्या सस्टेनेबिलिटी में। हम लोग अपना बच्चों के लिए ये जंगल ज़मीन बचा के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इस करने के लिए हम लोग का सोच में एक शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा, ये शिफ्ट करने के लिए पहला नाना जी कहते थे किसी को कुछ बोलेंगे कौन सुनने वाला नहीं है, एक कान से लेंगे दूसरा कान से निकालेंगे। एक मॉडल बनाओ, ज़मीन में उसको वैलिडेट करो और जो वैलिडेट किया वो पूरा देश और दुनिया के सामने डालो। तो हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए, एक मॉडल जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी, इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी समाज में मेजर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप जो बोल रहे थे, गांव में रहकर जो गांव की लोग हैं वो आनंद कैसा हो, वो शहर जैसा मत बनो। जो हम लोग जो ये जो यूनिवर्सल एजुकेशन पॉलिसी करते हैं उसमें जो मेरा बच्चे है जो मझगावा में पढ़ता है और जो दिल्ली में बच्चों पढ़ते हैं उसको एक ही सिलेबस सिखाते हैं और उसका एस्पिरेशंस एक ही बनाते हैं, कभी वो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। तो कभी वो एस्पिरेशंस हम वो गांव वाला को दे रहे हैं तो उसका मन आता है हम दिल्ली ही जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो क्या हम लोग इसके ऊपर सोच सकते हैं कि लोकलाइज करो एजुकेशन। तो बहुत सारा एजुकेशनिस्ट ऑडियंस में है, ये हम लोग को विचार करना है कि हम लोग का दिशा कैसा बदल सकता है। तो इस मॉडल पर हम नाना जी का पुण्यतिथि से हम लोग शुरू करेंगे। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ, राज्य आनंद संस्थान के साथ, कल परसों एक मोहन जी फाउंडेशन है, उन लोग का लोग यहाँ था, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, साथ में जोड़ना है। आप सब लोग से हम जोड़ना है और हम सब लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना 108 गांव जो चित्रकूट के आसपास में है, हम लोग एक मॉडल खड़ा करो जो हम लोग आगे ले सकते हैं और देश और विदेश के सामने खड़ा करना। जो दीनदयाल जी और नाना जी का एक मानव दर्शन का जो विजन थे, हम सबके सामने उसको ले आओ। हमको पता नहीं कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, परंतु ये साल से हम लोग ज़रूर कोशिश तो करेंगे। तो इसको बोल के फिर हम आगे जो आज की जो प्रोग्राम हुआ था, हम 2 दिन में जो चर्चा किया था, अमिताभ आप वहाँ आएंगे, ये हम लोग हर बार ये अपना 5वीं SDG कॉन्फ्रेंस हुआ है और हम लोग कुछ आउटकम्स निकालते हैं कि केवल भाषण किया, खाना खाया, चाय पिया और गया और फिर कुछ न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल आ गए और फिर उसके बाद कुछ सुना नहीं उसके बारे में। वैसा हम लोग नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन करो कि हम लोग का चर्चा से हम लोग ने सोच क्या निकाला उससे, और वो समाज के सामने, सरकार के सामने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने और ये अपना सब जो बड़े लोग बैठे हैं अपना बीच में, वो उसके सामने कैसा रखो कि वो भी उसको आगे ले लो। और थोड़ा हम लोग का जो आज की रास्ता चाहिए, हम लोग उसको बदली नहीं कर सकते, परंतु हम लोग थोड़ा उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नीडल को हम लोग आधा डिग्री भी शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी अंतर हो जाएंगे। तो अमिताभ, हम लोगों के बीच में मध्य प्रदेश सरकार की सम्माननीय मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी पधार चुकी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि अपने कार्यकर्ता उनको मंच पे लेके आएं और श्रीमती दया चतुर्वेदी, उनसे आग्रह है कि आएं और माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आउटकम डॉक्यूमेंट के लिए वसंत भैया से निवेदन है कि अपना आउटकम डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें आप सबके बीच में। तो हम एक छोटा पैराग्राफ अंग्रेजी में बोलेंगे। मेरा हिंदी थोड़ा ठीक हो गया, परंतु इतना नहीं ठीक हो गया कि हम ये हिंदी में बोल सकते हैं। तो अमिताभ इसकी ट्रांसलेशन दे देंगे हम लोग को। The 5th International Conference on SDGs was held on 6th and 7th October 2025 at Chitrakoot.
In continuation of the underlying theme inspired by Pandit Deen Dayal Upadhyay's Ekav Manav Darshan, integral humanism, the spirit of Ekav Manav Darshan is Gramodaya se Sarvodaya, from rural upliftment to upliftment of all, and from Sarvodaya to Abudaya, the upliftment of all to the rise of all. The plenary session reiterated the links between Pandit Deen Dayal Upadhyay's integral humanism and Bharat Ratna Rashtra Rishi Nanaji Deshmukh's rural empowerment interventions with the Sustainable Development Goals, especially with Goals 6 and 8, that were the theme of this conference. जो एसडीजी पर जो 2 दिन का अपना विचार विमर्श हुआ और विशेष रूप से सारे जो एसडीजी हैं वो हम लोगों का मानना है कि जो एकात्म मानवदर्शन में निहित है ग्रामोदय से ग्रामोदय से सर्वोदय और सर्वोदय से अभ्युदय, उस भावना के अनुरूप जो मानव दर्शन में अंतर्निहित है उसको सोच में रखते हुए सारे एसडीजी इंटरवेंशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला जो प्लेनरी सेशन था वो जो दीनदयाल शोध संस्थान ने एकात्म मानव दर्शन और नानाजी के उस सोच के आधार पर जो इंटरवेंशंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए उनको करते हुए उसकी थीम थी और उस पर आगे विमर्श हुआ। At the Calcutta session of the Jan Sangh in 1967, Pandit Deen Dayal Upadhyaya stated, "We shall make Mother India Sujala Sufala, overflowing Sufala, overflowing with water and laden with fruits in the real sense of the words, with faith and ultimate victory. Let us dedicate ourselves to this task." कालीकट अधिवेशन में 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने माँ भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए, यानी कि जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी और खूब शस्य श्यामला अपनी भूमि हो, उसके बारे में कहा था और हमारे सारे जो टास्क हैं वो उसी के लिए डेडिकेट करने के लिए उन्होंने कहा था। नानाजी's रूरल डेवलपमेंट मंत्रा, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, is the essence of SDGs 6 and 8. जो श्रद्धेय नानाजी जी ने हम लोगों को एक ग्रामोदय दिया था, हर हाथ में देंगे काम, हर खेत में होगा पानी, ये एसेंस है, यानी कि ये उसका सार तत्व है एसडीजी 6 और एसडीजी 8 का। In the technical sessions on SDG 6, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all, and SDG 8, promote sustained, inclusive and sustained economic growth, full and productive employment, and decent work for all, where bureaucrats, politicians, policy makers, and members of civil society discuss the SDG targets. जो SDG 6 यानी कि सबके लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता और सतत रूप से उपलब्ध रहे वो, और स्वच्छता सैनिटेशन, वो तो विषय था लेकर था, और SDG 8 एक सतत रूप से लोगों को आर्थिक विकास की गति मिले, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो और डिसेंट वर्क कंडीशन, ऐसी कार्य का जो वातावरण हो जिसमें काम करने का उनको अच्छा अनुभव हो। इन विषयों पर लेकर पॉलिसी मेकर्स जो नीति नियंता हैं हमारे नौकरशाह और विशेषज्ञों ने उस पर चर्चा की। The presentations and conversations reflected a consensus on community initiatives and concluded that people's participation is critical to the success of the SDGs and progress towards the targets, if the interventions were to be sustainable and not a one-time technocratic exercise. जो विचार विमर्श हुआ और जो प्रस्तुतियां हुई उसमें इस बात पर आम सहमति थी कि इन सब के एसडीजीज़ की प्रोग्रेस के लिए और जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए समाज की या जन सहभागिता परम आवश्यक है। और जो ये इंटरवेंशंस हैं अगर उनको सस्टेनेबल बनाना है तो पीपल्स पार्टिसिपेशन या जन सहभागिता बहुत उसका क्रुक्स है। The gathering highlighted some of the issues and suggested pathways for progress on the two SDGs. इन दोनों एसडीजीज़ को पाने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, उसके लिए ये कुछ सजेशंस हैं, सुझाव हैं। People's participation and initiative is the key to success.
जन सहभागिता और उनकी पहल सफलता के लिए सबसे आवश्यक मूल मंत्र है। Involve the public and make public-centric programs the pillar of all campaigns, especially water harvesting and management. जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो जन केंद्रित हों, जन सहभागिता सुनिश्चित हो और ये सारे के सारे जो अभियान हों उनका जो आधार स्तंभ हो वो उसका जन सहभागिता ही होना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर needs to be looked at holistically to ensure judicious and harmonious usage of all natural resources. जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका एक सही तरह से संदोहन करने के लिए जो पंचज की परिकल्पना है, जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, उनको एकीकृत समग्र के रूप में देखना होगा। Sustainable use of recycled sewage water as per the Indore and Nagpur models needs to be replicated. इंदौर और नागपुर में जो सीवेज का जो पानी है उसको जो रिसाइकिल का एक मॉडल अपनाया गया है वो बताया गया कि ये ही एक इस तरह का पूरे देश भर में अपनाया जाना चाहिए। Children are the key to the future. भविष्य के लिए सभी हम लोग जानते हैं कि बच्चों को सेंसिटाइज होना, उनको विषय की जानकारी होना परम आवश्यक है। Educating them on preserving and conserving national resources, especially water, can move the needle towards a more sustainable planet. जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसकी सुरक्षित रखने के लिए और विकास को सतत बनाए रखने के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण के लिए बच्चों को सेंसिटाइज करना बहुत आवश्यक है। A special strategy for O&M and asset management of water sanitation's asset for effective delivery service जो वाटर सैनिटेशन और उसके इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। Digital tools for information management at community level needs to be promoted for water sanitation and delivery services, integrating communication media. आज हम लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, आगे भी इसमें आने वाला है पूरा समय। तो डिजिटल टूल्स जो प्रबंधन के हैं कम्युनिटी लेवल पर, समुदाय के स्तर पर, उसको वाटर सैनिटेशन या सर्विस या जो सेवाओं की लोगों तक पहुंच है उसको बढ़ाने के लिए परम आवश्यक है कि डिजिटल लिटरेसी वहां तक पहुंचाई जाए। Economic growth must incorporate dimensions of decent work, since that connects employers and employee organizations with the concerns and aspirations of the working class, women, youth, and persons with disabilities. Countries must share case studies and good practices. जो कार्य की अच्छी पर्यावरण की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत उसको निहित करना परम आवश्यक है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर यानी उपभोक्ता और नियोक्ता संगठन दोनों जो हैं उनकी जो कंसर्न्स हैं और वर्किंग क्लास जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो सब एक सही प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से महिलाओं, युवा और जो दिव्यांगजन हैं उनके विषय में इस बारे में जो विभिन्न देशों के बीच में जो स्टडीज़ हुई हैं, जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। Technology today is both economical and easy to use. आज जो तकनीकी है बहुत सस्ती भी हो गई है और आसानी से प्रयोग करने के हम लोग सब देख ही रहे हैं कितना आसान हो गया इसको प्रयोग करना। And has percolated across income and occupational categories. ये लगभग सभी हम देख रहे हैं, किसी भी आय समूह में हम इसका पेनिट्रेशन देख रहे हैं, जैसे ड्रोन, सेंसर्स, बारकोड्स, QR कोड्स। तो ये आज एक ऐसी चीज़ है कि जो अक्रॉस द यानी कि किसी भी समाज के छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े उसमें वहाँ तक इसकी रीच हो गई है। तो हम Emerging and potentially dominant technologies such as AI, ML must be included in education and reskilling, upskilling program for the workforce of today and tomorrow. जो भविष्य है, भविष्य की तकनीकी हैं, जिस तरह से AI है, ML है, उनको हमारी शिक्षा का या रीस्किल करने का या स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम जो वर्कफोर्स जो काम कर रही है हम लोगों पे,
तो उनके लिए परम आवश्यक है कि The world of work has today grown beyond the conventional confines of office, shop, factory. And there is an opportunity to bridge the pay and work gap between men and women as the old barriers of mobility and double burden are disappearing, thanks to work from home, remote work and other modern practices. ये कोरोना के समय से हम लोगों ने देखा कि जो एक परंपरागत एक सोच हुआ करती थी कि ऑफिस या दुकान या कारखाने में जाके काम करने के, तो वो एक गैप जो मानदेय और जो कार्य के बीच का जो गैप है वो घटता जा रहा है। व्यक्ति यानी पुरुष और महिलाओं के बीच के भी जो ओल्ड बैरियर्स मोबिलिटी के बारे में थे वो ख़त्म हो गए हैं। और आज वर्क फ्रॉम होम जैसा हम देख रहे हैं, विशेष रूप से जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं और उस सब में, तो वो एक गैप फुल हुआ है पूरा इसका। ये पॉइंट 10 अब हम लोग संस्थान की डियर टू द हार्ट है। Informal unorganized sector is not a weakness of the economy, but a pillar of future growth. The contribution needs to be reflected better, not only in official statistics, but also in company boardroom reports and media. ये हमने देखा है कि पश्चिमी देश विशेष रूप से भारत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हमारे जो डेलिब्रेशंस में निकल के आया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इनफॉर्मल या जो सो कॉल्ड या जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, वो इकोनॉमी की कमजोरी नहीं है। भारत में हम विशेष रूप से देखते हैं कि आज डिजिटल डिवाइड के बाद ख़त्म होने के बाद इसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी मेन पार्ट हो गया है अर्थव्यवस्था का। ये विशेष रूप से दीनदयाल शोध संस्थान का एक अपना उसके हृदय के समीप का विषय है कि इस सेक्टर को भी अपने अंदर ही माना जाए। Vulnerable employment is a global challenge. Gig work is a rapidly expanding sector, but the precarious situation of gig workers in terms of income levels and social safety nets need to be addressed. Employees can and must invest in better conditions for this sector, which generates huge profits for owners, but tends to keep the workers at very low wages. वनरेबल एम्प्लॉयमेंट एक ये जिस तरह की जो कठिन परिस्थितियों में जो रोज़गार है वो एक दुनिया की समस्या है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इसमें इनकी अपनी वर्क कंडीशंस को सुधारने के लिए हर सेक्टर में एक और जो अपना प्रॉफिट्स है उसको लो वेज लेवल के जो यानी जिनको आय कम है उनके बीच में उसका वितरण करें और कार्य की परिस्थितियां सुधारें। The conference affirmed the urgency of focused public action to achieve SDGs pertaining to water and sanitation and growth that is pro-jobs, pro-women and pro-nature. The goals may be worded differently and have different targets and indicators, but they are all interrelated when it comes to action on the ground. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर एक बार पुनः बल दिया गया कि जितने भी एसडीजीज हैं विशेष रूप से जिन पे वाटर, सैनिटेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड या जो वो अपने जो फोकस है वो जॉब के प्रति या महिलाओं का समर्थक होना चाहिए, प्रकृति के साथ समन्वय उसका होना चाहिए। तो ये फोकस हम लोगों का बना रहना चाहिए। जो लक्ष्य हैं हो सकता है उनके शब्द कुछ अलग हों पर और उनके टारगेट या जो उनके लक्ष्य हैं या इंडिकेटर्स हैं वो भी अलग हो सकते हैं, पर उन सब में आपस में एक परस्पर पूरकता होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड है, परस्पर पूरक हैं। जब ग्राउंड पे एक्शन करने की बात आती है, चाहे 17 के 17 जैसे हम एसडीजी की बात करते हैं, तो अगर एक एसडीजी में भी कहीं लैगिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा एसडीजी अपने आप उस पर अफेक्टेड होता है। तो ये परस्पर पूरकता इसकी बात इसमें कर आई। Deen Dayal ji's vision and Nana ji's examples form the bedrock of all attempts to achieve SDGs by 2030s and beyond. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया, और मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि एकात्म मानव दर्शन वास्तव में ये एसडीजीज को अगर समझना है तो एकात्म मानव दर्शन अगर किसी को समझ में आ गया तो एसडीजी पूरा समझ में आ जाएगा। और उसके बारे में जो नाना जी ने यहाँ पर ग्राउंड पे काम किया, जो प्रयास किए एसडीजी को लाने की, तो 2030 या उससे आगे का जो लक्ष्य है
वो निश्चित रूप से वही दिशा है, एकात्म मानव दर्शन और संस्थान या नाना जी ने जो अपना एक इंटरवेंशंस दिए। धन्यवाद। ये पूरा हम लोग का दो दिन का आउटकम डॉक्यूमेंट है। आप सब लोग का अनुमति है तो हम लोग इसको ये कॉन्फ्रेंस में और ये सभा में पास करेंगे और आगे ले लेंगे। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद वसंत भैया। आदरणीय संजय पासवान जी की अभी ट्रेन है, तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करूं कि वो हम लोगों को अपना उद्बोधन दें। उधर से भाई साहब। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार का आपने दायित्व संभाला। DRI की पूरी टीम, मैं तो कई बार आया यहाँ पर, लेकिन आज जो एक ज्ञान की लालिमा मिली है हम लोग को इस 2 दिन में, उसके लिए हम बड़े आभारी हैं बसंत भाई के, जिन्होंने मुझे 3 महीना पहले ही इनवाइट किया था। और जो कुछ प्रस्ताव पारित हुआ है वो अपने आप में बड़ा एग्जॉस्टिव और इलस्ट्रेटिव है। मैं कह रहा था अभी कि ठीक कहा कि SDG जो है दुनिया का, वही हमारा एकात्मवाद है कि निश्चित तौर से अगला जो अब SDG तय होगा, SDG के बाद या 2030 के बाद क्या होगा, इसकी बात निश्चित तौर से हमें लगता है कि इसी संस्थान को करना होगा। और वसुधैव कुटुंबकम का जो अपना एक नारा शुरू से रहा है मित्रों, निश्चित तौर से हमारा पुनरोदय होगा जब दुनिया को भारत एक दिशा देगा मित्रों। इसलिए हम सब आए लगें और इससे जो प्रस्ताव हुआ है उस प्रस्ताव को हमारा पूरा समर्थन है, हमारी ओर से, हमारे टीचिंग कम्युनिटी की ओर से, हमारे स्टेट की ओर से। बिहार का जो स्टेट है, जो जल सेंट्रिक स्टेट रहा है, वाटर सेंट्रिक स्टेट रहा है, हम लोग भी वहाँ पे अब वाटर कंट्रोल से वाटर मैनेजमेंट की ओर गए। अब पहले वाटर कंट्रोल था, जो डिपार्टमेंट था हमारा, जल का नियंत्रण था, लेकिन अब उससे हम लोग गए हैं उसके मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ना हमको है। इसलिए मित्रों हमें लगता है निश्चित तौर से पंचज जो कहा इन्होंने कि जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये 5 जौ बिना छठा जौ के अपूर्ण है। एक छठा जौ भी है जो जानकारी है। तो जानकारी का केंद्र ये है, जानकारी DRI देते रहे तो निश्चित तौर से जन, जल, जंगल, जानवर का संरक्षण होता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने एक नया आयाम दिया पंचज में एक छठवां ज। निश्चित रूप से आज के समय में जानकारी परम आवश्यक है। बहुत बहुत आभार। अब हम लोग सब लोग बेताब हैं आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी को सुनने के लिए। इंदौर का जो प्रयोग दुनिया ने देखा, समझा और फिफ्थ इंटरनेशनल SDG कॉन्फ्रेंस जो कि चित्रकूट की पुण्य भूमि पर आयोजित की जा रही है। श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने उस समय इन SDG के ऊपर विचार कर उस पर काम शुरू किया था और अब 2030 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसके मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्री संजय पासवान जी जिनको हमने अभी सुना, सम्माननीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी श्रोता और दीनदयाल शोध संस्था के कार्यकर्ता बंधु। दिन में जल संरक्षण और सीवरेज के रीयूज़ पर मैंने अपनी बात ज़रूर रखी, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने फिक्स किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन अपनी दृष्टि से, अपने स्वार्थ से, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने एम को हमेशा बदलता रहता है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सब देशों को उसके साथ कोप अप करने की ज़रूरत होती है और हम भी अपना हिस्सा उसमें निभाएं, इसके लिए कुछ ना कुछ काम होता रहे, ये ज़रूरी है।
लेकिन विडंबना इस बात की है कि COP28 में दुनिया के देश क्लाइमेट एक्शन प्लान के फाइनेंसिंग की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले रूप से इस बात को कहते हैं कि ये समय उन देशों को फिनेंस करने का है जिन्होंने कार्बन इमिशन कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है। ये इस बात के चिंतन का नहीं है कि नए देश ना करें। उसी COP28 में COP एक नया प्रस्ताव भी लाया था कि शहरों का भी क्लाइमेट एक्शन प्लान बने और उनकी फाइनेंसिंग पे बात शुरू हो। तो मुझे अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात की खुशी थी कि इंदौर वॉज वन ऑफ द सिटी इन द पैनल जो अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ रेडी था। तो मैंने ये बात रखी थी कि ये हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान रेडी है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप फाइनेंस करो, तो अब इंदौर को अगर आप फाइनेंस कर सकते हैं या ऐसे वो शहर जिनका अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान रेडी है उनकी फाइनेंसिंग का काम शुरू हो जाए। तो अब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इंदौर ने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बना के कोई बहुत बड़ा काम किया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारत और भारत के कई सारे शहर और उनकी पंचायतें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से हों, जल संरक्षण की दृष्टि से हो या वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से हो, उसमें दुनिया के कई अच्छे देशों के ऊपर है। तो अब हमारे सीखने का समय नहीं है, सिखाने का समय। और अभी की जो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जल और वर्क प्लेस पे हुई है, उसमें देश की कई सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ उसके लिए बड़ा उदाहरण है। उसमें से इंदौर है, सूरत है, नागपुर है। इंदौर और सूरत को तो इसके आउटकम में वसंत जी ने इंक्लूड भी किया है, लेकिन मैंने जो सुबह बात दोहराई थी मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। तो मुझ जैसे कई सारे नौजवानों को मन में ये प्रश्न चिन्ह और संशय था कि देश के प्रधानमंत्री ने वो सबसे कठिन काम अपने हाथ में लिया, ये कैसे पूरा होगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे ध्यान में ये आया कि जब गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से आए तो देश की आज़ादी से ज़्यादा उन्होंने चिंता देश की सफाई की थी, और प्रधानमंत्री जी ने भी जब शपथ ली तो विकसित भारत से ज़्यादा चिंता उन्होंने भारत को स्वच्छ करने की थी। तो ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो सफाई के भाव से ही अचीव किए जा सकते हैं। तो सफाई जो है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। पहली बार जब सर्वे हुआ तो केवल 77 इकाइयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब 1.5 या 2 करोड़ लोगों ने अपने आप को साफ रखने की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब इसके 10वें संस्करण में हम 8वीं बार पुरस्कार लेने गए तो 4777 छोटी बड़ी अर्बन लोकल बॉडीज़ ने, पंचायत ने अपने आप को साफ रखने की कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मतलब देश की आधी से ज़्यादा आबादी अपने आप को साफ रखना चाहती है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये सफाई है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ये वो बेस है, ये वो पैरामीटर है जिससे सारी चीज़ें अपने आप आगे बढ़ सकती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सफाई, या जिसको हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उस वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिस पे हमारी आर्थिक दक्षता भी आगे बढ़े, क्योंकि अब वेस्ट मैनेजमेंट को प्रधानमंत्री जी ने आगे ले जाकर वेस्ट टू वेल्थ पे भी खड़ा किया है और वेस्ट टू आर्ट पे भी खड़ा किया है। तो ये सफाई के आधार पर एसडीजी और इस देश की इकोनॉमी, इन दोनों को आगे बढ़ाने का काम यदि हम करेंगे तो चाहे एसडीजी का गोल नंबर 1 हो या 17 हो या इस बीच के जितने भी गोल हैं वो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता भी है। और इंदौर ने इसको करके भी बताया है कि हम 2-2.5 करोड़ रुपए महीना केवल अपने कचरे से कमा रहे हैं।
और दुनिया का वो सारा डेवलपमेंट, वो सारा इन्वेस्टमेंट अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो छोटा सा प्रयास है, ये सारे एसडीजी को अचीव करने के लिए आधारशिला हो सकता है, उसके लिए बेस हो सकता है। तो मैं तो चूंकि स्वच्छ शहर से आता हूँ, तो सफाई को ही अपना मॉडल और बेस मानता हूँ। वो बात मैंने आपने सामने रखने का प्रयास किया, मुझे आपने बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। स्वच्छता पे ही सारे जो एसडीजी हैं वो अपने आप अचीव हो जाएंगे अगर हमने स्वच्छता को अपने जीवन में अपना लिया। आपके नेतृत्व में इंदौर शहर ने अपनाया है उसको, आपको साधुवाद, इंदौर शहर को साधुवाद। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी आपसे कि अपना उद्बोधन करें, हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन दें। आपको हमने कई बार सुना है, तो ये विषय तो आपके लिए माननीय मंत्री जी आदरणीय कृष्णा गौर जी हम लोगों को अपना उद्बोधन देंगी। सभी को प्रणाम। दीनदयाल शोध संस्थान में आयोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 2 दिवसीय सेमिनार के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनके कुशल नेतृत्व में इंदौर शहर ने 8 बार लगातार स्वच्छता का पुरस्कार जीता और वर्तमान समय में जिनका नेतृत्व लगातार इंदौर शहर को एक आधुनिक शहर के साथ साथ लगातार एक व्यवहारिक शहर की ओर भी आगे बढ़ा रहा है, ऐसे हमारे इंदौर के यशस्वी महापौर आदरणीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सम्मानीय जन, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वतजन, दीनदयाल शोध संस्थान के सभी कर्मयोगी कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, बहनों, युवा साथियों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि दीनदयाल शोध संस्थान के इस सेमिनार में भाग लेना और जो 2 दिन तक सेमिनार के माध्यम से मंथन चला, उस मंथन के बाद जो परिणाम, जो रिजल्ट सबके सामने है, उस पर भी यहाँ जिस प्रकार से विमर्श हुआ उसको सुनने का अवसर मिला। और मैं मानती हूँ कि वास्तव में आज के समय का सबसे ज्वलंत विषय अगर कोई है तो वो यही है कि इस आगे बढ़ती हुई दुनिया में, 21वीं सदी के इस दुनिया में आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य हम कैसे देकर जाएं। और मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से सारी दुनिया इसके लिए टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रही है, और वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के इस देश की संस्कृति हमेशा से ही पर्यावरण को साथ लेकर आगे बढ़ने की रही है। और यही कारण है कि डेवलपमेंट विथ एनवायरनमेंट ये हमारी संस्कृति के अंदर हजारों वर्षों से निहित रहा है। विकास हो लेकिन पर्यावरण के साथ हो, विकास हो लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो। और कैसे सुरक्षित हो? क्योंकि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो चुनौतियां विश्व की विकास के सामने हम सबको दिखाई दे रही है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम कैसे इन चुनौतियों से निपटें और कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित जीवन देकर जाएं। इस प्रकार के सेमिनार जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से विद्वत जनों के विचार सुनने को मिलते हैं, और विद्वत जन जब इस पर अध्ययन कर कर यहाँ हमारे सामने अपने विचारों को रखते हैं तो उसमें से बहुत सारे
ऐसे सुझाव निकल कर आते हैं जो निश्चित रूप से आने वाले समय की संजीवनी का काम करते हैं। और इस दृष्टि से 2 दिवसीय दीनदयाल शोध संस्थान में आयोजित हमारा ये सेमिनार निश्चित रूप से परिणाम मूलक होगा। जो मंथन यहाँ 2 दिन चला है, उस मंथन में निकलने वाला अमृत आने वाले समय में सुरक्षित भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जिस उद्देश्य के साथ यह सेमिनार आयोजित किया है, निश्चित रूप से हम उसमें सफल और सार्थक होंगे। आज निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बड़े गर्व और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी की उस छोटी से छोटी सोच के सामने हम सब कई बार नतमस्तक हो जाते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी अगर एक तरफ इस देश को आगे बढ़ाने का जज्बा है, तो दूसरी तरफ छोटी से छोटी जो हमारे जीवन की कमियां हैं उनको कैसे दूर करते हुए हम आगे बढ़े, इसका भी ध्यान है। और यही कारण है कि लगातार एक संतुलन बनाकर भारत के विकास को गति देने का काम उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से दुनिया के वो बड़े बड़े देश जो कभी स्वच्छता के लिए जाने जाते थे, जो इस बात के लिए जाने जाते थे कि भारत को वो है दृष्टि सिर्फ स्वच्छता नहीं होने की वजह से और वह देश स्वच्छ हैं इसलिए वो बहुत ऊपर है, लेकिन कोविड-19 के उस कालखंड ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इतनी बड़ी आबादी के बाद भी वो सारे बड़े शक्तिशाली देश जहाँ स्वच्छता की बात की जाती थी, स्वच्छता के लिए उन्हें हमेशा देखा जाता था, वो भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी के देश के सामने कहीं ठहर नहीं पाए। हम सुरक्षित हो गए और वह हमारे सामने कहीं टिक नहीं पाए। ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे देश की संस्कृति देश के नागरिकों के मन में कितनी रची बसी हुई है। हम जानते हैं कि हम बचपन से यही देखते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए बड़े हुए हैं कि अपने अपने घर में हम पानी को कैसे बचाएं, बिजली को कैसे बचाएं, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाएं। हमारी घर की दादी, नानी, ताई, काकी ने यही सिखाया कि सोमवती अमावस जब आती है तो हमें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमको वहाँ से मिलती है, क्योंकि अमावस होती है और अमावस पर जिस प्रकार से वातावरण और वायुमंडल में बदलाव होते हैं उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम पीपल के फेरे जब लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ये हमारी संस्कृति का वो वैज्ञानिक प्रमाण है जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया। हम नदियों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति का वह हिस्सा है जो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति के साथ साथ उसकी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकता का प्रमाण देने का काम भी किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमें एक सुरक्षित जीवन कैसे जीना है और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंप कर जाएं। और इसी दृष्टि से आज हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि पूर्वजों ने जो समृद्ध विरासत हमको सौंपी थी, हम अब आने वाली चुनौतियों को दूर करते हुए उसी समृद्ध विरासत से आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का काम करें। तभी हम निश्चित और निश्चित रूप से भविष्य की इन चुनौतियों का सामना भी कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य भी दे पाएंगे। आज इस सेमिनार के समापन के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से दीनदयाल शोध संस्थान परिवार का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से परम पूजनीय श्रद्धेय नानाजी की पावन जयंती के शुभ अवसर पर इस विषय का सेमिनार उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सब मिलकर उनके चरणों में कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि सेमिनार में जो भी परिणाम निकले हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, उन परिणामों को आने वाले समय में किस प्रकार हम अपने अपने स्तर से उसका उपयोग करें, उसको लागू करें, ताकि आने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना भी कर सकें और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। आने वाले समय की पीढ़ियों को भी हम बहुत अच्छा जीवन देकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी।
आपने अपने चंद शब्दों में ही पूरी एसडीजी का जो सार तत्व है वो आपने दे दिया। विरासत को, जो हमारी लंबी विरासत है, और यानी हमारे परंपराएं हैं जो हैं, परंपराओं को के साथ में विकास और पर्यावरण के साथ विकास, बड़ा अच्छा आपने अंग्रेजी में शब्द है डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। निश्चित रूप से अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो एसडीजीज़ और जो हमारी अपनी सोच है, एकात्म मानव दर्शन इसी की बात करता है। तो बहुत बहुत आभार गागर में सागर भरने के लिए। मैं आग्रह करूंगा दीनदयाल शोध संस्थान के सम्माननीय प्रधान सचिव जी से कि अपना उद्देश्य उद्बोधन हम लोगों को दें। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय एसडीजी कॉन्फ्रेंस में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विशिष्ट व्यक्तिगण और सामने उपस्थित दीनदयाल शोध संस्थान परिवार से के सदस्य और परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सभी को नमस्कार। ये जो डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों में एक शब्द का सिर्फ अंतर है, मगर बहुत बड़ा अंतर है। पिछले कई दशकों से जो पाश्चात्य संस्कृति है, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं हैं, वो डेवलपमेंट, मिलेनियल डेवलपमेंट, फलाना डेवलपमेंट, ढिमका डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करने के बाद फिर उनको सस्टेनेबल शब्द बाद में जोड़ना ही पड़ा, क्योंकि डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट जो होती है वो लीनियर होती है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वो साइक्लिकल, पूरी गोल रिसोर्सेज उसके साइक्लिकली यूज़ होते हैं। एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। वो मुर्गी वो किसान को रोज़ सोने का अंडा देती थी, एक सोने का अंडा रोज़। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो किसान की पत्नी के मन में लालच आया कि अगर ये रोज़ सोने का एक अंडा दे रही है तो अगर हम उसका पेट फाड़े तो उसमें से 4-5 अंडे तो हमें ज़रूर मिल जाएंगे। और किसान ने काफ़ी विरोध भी किया, मगर उसने उस मुर्गी को मारा और पेट में से सच में 3 अंडे निकले भी। मगर एक दिन में एक अंडा मिलने के बजाय 3 अंडे मिलने की जो खुशी थी वो उसकी जल्दी ही रफू चक्कर हो गई, जब उसे पता चला कि इसके आगे उसे एक भी अंडा अभी मिलने वाला नहीं है। जिसे हम कहते हैं शोषण विरुद्ध दोहन। हमें प्रकृति का शोषण जो पाश्चात्य संस्कृति ने अभी तक किया है, उसके विपरीत जो हमारी भारतीय, जैसे दीदी ने बताया अभी, भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से हजारों वर्षों से ना सिर्फ हम सस्टेन हुए, ये सस्टेनेबल शब्द में जो सस्टेन है, ना सिर्फ हम सस्टेन हुए, हम प्रॉस्पर हुए, हम बढ़ते गए। क्योंकि हमारी सभी जो जीवन शैली थी वो पूरी, अगर किसी को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल क्या है वो अगर सीखना है तो सच में पुरातन भारत की लाइफस्टाइल, उसको अपना अगर किसी ने स्टडी किया अन्य देशों ने, तो उन्हें बहुत सारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की इनपुट्स मिल जाएंगे। उसी प्राचीन भारतीय परंपरा के जो अनुयायी थे माननीय स्वर्गीय दीनदयाल जी और स्वर्गीय नाना जी, उन्होंने जो ये दीनदयाल शोध संस्थान के थ्रू अनेक उपक्रम उन्होंने जो कार्यान्वित किए, उसी का पैरेलल लेके अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक नई मुहिम शुरू की। और यूनाइटेड नेशन से हमने सीखने के बजाय हमसे यूनाइटेड नेशंस ने सीखना चाहिए। यहाँ एक बड़ा अच्छा हमें रियलाइजेशन हुआ, और ये रियलाइजेशन होके ही वसंत भैया ने ये जो सीरीज़ शुरू की, उसको 5 साल अभी पूरे हो रहे हैं। बड़ी मेहनत करके वसंत भैया ने, अमिताभ भैया ने, अभय भैया ने इस पूरे उपक्रम को चलाया है 5 साल से, और हर वर्ष उसके जो आउटकम निकलते हैं उसका पब्लिकेशन होते हुए आम जनता के लिए वो सब उपलब्ध होते हैं। इसका हम सब लोग मिलकर अधिक से अधिक उपयोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब आदरणीय अभय भैया से निवेदन है कि
अभी मंचस्थ अतिथियों और आप सभी सहभागियों का आभार प्रदर्शन करने के लिए पधारें। आदरणीय अभय भैया। पवित्र भारत माता, चित्रकूट की पावन धरती, मेरी इच्छा के विरुद्ध धन्यवाद शब्द या आभार शब्द अपने परिवार के लिए तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं है। कभी ने मुझे आभार या धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है मंच से, तो जितने भी अतिथि यानी एसडीजी के सेमिनार में 2 दिन और शाम के कार्यक्रम में भी हमारे आग्रह पर जितने भी अतिथि आए हैं, उन सबका स्नेह और प्रेम ऐसा ही बना रहे और आगे भी उनका सहयोग, मार्गदर्शन। और हमको सहयोग तीनों प्रकार का चाहिए, तन मन धन, और सभी सहयोग हम लेते भी हैं और आप सब लोग करते भी हैं। तो ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। और नाना जी का, जो दीनदयाल जी का जो विचार उन्होंने दिया है, वसंत भैया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जनता की पहल और सहभागिता, उससे जो काम होता है वही टिकाऊ है। आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो उसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहे। बहुत आभार। भारत माता की जय। कल्याण मंत्र के साथ में इस जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का यहीं पे अंत करेंगे। मैं एक पंक्ति दोहराऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय।